हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और बहुत ही अच्छे से आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे होंगे। तो भैया एक रिवीजन का सिलसिला है ना, वो जो उसको जारी रखो, क्योंकि आप रिवीजन करना एक बार छोड़ दोगे ना तो आप भूलने लगोगे, तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है। हर 2 4 5 दिन पे जो भी आपका सिलेबस है उसको रिवीजन करते चलो, ताकि एक दिमाग में आपके बैठे रहे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चलोगे तो वो एक याद रहेगा ना। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि हमने 50 वन लाइनर किए थे, जो कि मुझे लगता है कि एक रिवीजन बेसिस पे चल रहा है। तो मैं इस वाले वीडियो में एक और 50 एमसीक्यू का एक 50 वन लाइनर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। सो अभी मोदी जी ने क्या किया है कि सोना खरीदने से तो मना किया, लेकिन हम अपनी पढ़ाई तो नहीं रोक सकते ना। सोना खरीदने को मना किया हमने, हमारी तैयारी को रोकने के लिए नहीं मना किया है, ठीक है भाई। तो हम डायरेक्ट वन लाइनर रिवीजन करेंगे, है ना। चलो भाई हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला 10 क्वेश्चन होने वाला है, वो हमारा 10 क्वेश्चन होने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस से एंड हिस्ट्री से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हम डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं, कुछ इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे इस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ बस आपका एक रिवीजन हो जा रहा है ना। चलो भाई। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहा जाता है, तो एम एल सराफ जी को कहा जाता है ना। नेक्स्ट, पॉइजन एक्ट कब आया था। तो पॉइजन एक्ट जो है वो पास हुआ था 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट है वो पास हुआ था 1940 में, बस उसका जो रूल है वो पास हुआ था 1945 में। नेक्स्ट है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हर पाँच पाँच साल पे चेंज होती है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल एस। जो शेड्यूल एस है आपका वो रिलेट होता है स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स से। सो शेड्यूल एस को आप याद रखते हो सुंदरता से। जो हम सुंदरता के लिए मेनली कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हो शेड्यूल एस, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स इज यूज फॉर लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग रिक्वायरिंग स्पेशल रिकॉर्ड। जो शेड्यूल एक्स होता है उसमें नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग आते हैं और उसके लिए एक स्पेशल रिकॉर्ड रखा जाता है। शेड्यूल पी। शेड्यूल पी डिफाइन करता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, एक्सपायरी ऑफ ड्रग। तो पी से आप याद रख सकते हो पीरियड, ठीक है। तो उससे आपको एक लाइफ पीरियड याद करने का मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल जी। शेड्यूल जी, ड्रग टू बी टेकन ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन। जो शेड्यूल जी है वो केवल मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लिया जा सकता है। आप ऐसे डायरेक्ट जाके किसी मेडिकल स्टोर पे बोलोगे कि शेड्यूल जी की ड्रग दे दो, तो वो नहीं देगा, है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जो अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी ये ड्रग मिलेगी, तो वरना नहीं मिलेगी। तो शेड्यूल एच को आप याद रखते हो हरामी से, है ना। मैंने पिछला शायद कोई वीडियो कराया था, तो उसमें आपको मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। तो नेक्स्ट अभी क्या है, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। जो इंडियन फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया है वो कब आई थी। तो जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुई थी 1955 में, अंडर डॉक्टर बी एन घोष। चलो भाई बताओ, अभी जो रिसेंट फार्माकोपिया है वो कब आया है, अभी इसी साल आया है। तो उसका एक हमें मुझे डेट बता दो, कौन सा एडिशन आया है और कौन से डेट को आया है। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो फार्माकोलॉजी से है, ठीक है। तो कह रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्जाइमर। जो एल्जाइमर होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो उसके लिए डोनजेप्रिल, डोनपेजिल एंड लेवोडोपा, इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है एल्जाइमर के लिए, ठीक है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। अल्जाइमर में क्या होता है कि मेनली बूढ़े लोग को होता है, तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं, तो उससे लिए कभी कभी सीजर्स वगैरह होने लगते हैं। और क्या बोलते हैं कि थोड़ा एक पोस्चर भी डिफरेंट हो जाता है ना। नेक्स्ट है अल्कोहल एंटीडोट। अगर मान लो अल्कोहल का ओवरडोज हो गया, तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट देंगे, तो उसके लिए देंगे फोमेपिजोल, है ना भैया। तो ये चीज आपको याद रखना है, कभी भाई जिनको भी आदत हो थोड़ा, तुमको थोड़ा पता होना चाहिए। वारफरीन एंटीडोट। वारफरीन का ओवरडोज हो गया तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट देंगे, तो उसके लिए वाइटमिन के देंगे, है ना। नेक्स्ट है पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग एंटीडोट। अगर पैरासीटामोल का एंटीडोट पॉइजनिंग हो गया तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट देंगे, तो उसके लिए देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना भाई। चलो भाई एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ कि पैरासीटामोल की अब तुम नॉर्मल डोज बता दो कि एक एडल्ट के लिए नॉर्मल डोज क्या है पैरासीटामोल की। नेक्स्ट है आयरन टॉक्सिसिटी एंटीडोट। अगर आयरन की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट देंगे, उसके लिए डेस्फेरोक्सामिन देंगे, है ना। नेक्स्ट है डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी एंटीडोट।
अगर डिजिटेलिस की टॉक्सिसिटी होगी तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट देंगे, उसके लिए देंगे डिजिबाइंड। अब डिजिबाइंड याद रखो, मेनली जो एग्जाम होते हैं उसमें मैंने देखा है कि वो डिजिबाइंड डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसको भी आप याद रख लो, डिजॉक्सिन इम्यून फैब। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। जो एस्पिरिन होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स एंजाइम। जो कॉक्स एंजाइम, मेनली दो टाइप के एंजाइम होते हैं, लॉक्स एंड कॉक्स। तो क्या करता है ये, जो कॉक्स एंजाइम होता है उसको इरिवर्सिबल इनहिबिशन कर देता है, जो मतलब एक बार बंद इनहिबिशन इनहिबिट कर दिया तो फिर से दोबारा से रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। कुछ पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, जो अगर आप डाययूरेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक में कौन सा ड्रग आता है, तो उसमें मेनली स्पाइरोलेक्टोन आता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ग्लाइकोमा। मेनली जब ग्लाइकोमा होता है तो उसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग पिलोकार्पिन यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर। जब एस इनहिबिटर हम किसी को देते हैं, मेनली एस इनहिबिटर क्या है, जो हाइपरटेंशन के लिए यूज किया जाता है, लाइक एनालोप्रिल और बहुत सारे ड्रग होते हैं। तो कह रहा है कि जब हम लोग जब एस इनहिबिटर देते हैं तो उससे मेनली साइड इफेक्ट क्या होता है, तो उससे ड्राई कफ होता है ना, ड्राई कफ होता है। तो बस आप याद रख लो, ठीक है भाई। चलो चलो भाई, नेक्स्ट सेशन आपका जो है वो है फार्मास्यूटिक्स एंड डोजेस फॉर्म से। तो कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अनकोटेड टैबलेट। जो अनकोटेड टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, तो 15 मिनट होता है। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट टू 60 मिनट। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर इंटरिक कोटेड टैबलेट, जो इंटरिक कोटेड टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 2 to 3 आवर। ओके, सो लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज क्या होता है, जितना जीरो रहेगा वो लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल रहेगा, है ना। और जो स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज होता है वो 5 होता है। ठीक है भाई, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बारी पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्राइबिलिटी टेस्ट इक्विपमेंट। फ्राइबिलिटी टेस्ट इक्विपमेंट के लिए फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो रोचे फ्राइबिलिटर यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट है टैबलेट फॉर माउथ अल्सर। अगर किसी को माउथ अल्सर हो गया है तो उसको कौन सा टैबलेट देंगे, तो उसको लोजेंजेस देते हैं, है ना। नेक्स्ट है बेस्ट यूज इन सपोजिटरीज। सपोजिटरीज में कौन सा बेस यूज किया जाता है, मेनली थियोवर्मा ऑयल यूज किया जाता है, कोकोआ बटर। तो बताओ भाई, सपोजिटरीज यूज किया कहाँ किया जाता है, सपोजिटरीज कौन से डोजेस फॉर्म के लिए यूज किया जाता है ना। चलो, स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। अगर कोई इंसुलिन इंजेक्शन है उसका स्टेरिलाइजेशन करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो उसके लिए मेनली फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हेपा फिल्टर एफिशिएंसी। जो हेपा फिल्टर होता है उसका एफिशिएंसी कितना होता है, उसका होता है 99.97% और 0.3 माइक्रोन पार्टिकल के लिए। ठीक है भाई। चलो भाई, हमने जो अभी जो लास्ट में पढ़ा उसमें जो दिया है कि अनकोटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट, वो मेनली अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। अगर अकॉर्डिंग टू ईएसपी जाए तो जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है अनकोटेड टैबलेट का वो 30 मिनट है। ठीक है, चलो भाई, अगला सेक्शन चलते हैं। जो अगला सेक्शन है आपका वो फार्माकोग्नोसिस है। मेनली यहाँ पूछा है कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटैलिस। जो डिजिटैलिस होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो उसके लिए डिजिटैलिस परपुरिया। ठीक है, और ये इसकी जो फैमिली होती है वो होती है स्क्रोफुलिएसी। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट लेक्चर है उसमें भी डाला था ये वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह पूछा गया है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपका बार बार रिवीजन हो सके, इसलिए मैंने डाला इसको। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव। जो लौंग होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है यूजेनिया कैरियोफाइलस, है ना। और इसकी जो फैमिली होती है मिरिटेसी। ठीक है, तो आप याद रख लो। और जो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है यूजेनॉल। ठीक है, यूजेनॉल। और ये यूज होता है टिथ पेन में, टिथ पेन। जब आप कभी किसी का, आप गांव, अगर गांव में कभी आप रहते हो आप या शहर में भी रहते हो, तो अगर किसी का दांत वात दर्द करता है तो वो मेनली मेडिकल स्टोर से क्लोव ऑयल लेके आता है, तो उसमें जो यूजनॉल रहता है ना वही टिथ पेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टर्मरिक। जो हल्दी होती है उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो उसमें कर्क्यूमिनॉइड होता है ना। ये क्या होता है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, तो बहुत ही अच्छा बात होता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर अल्कलाइड। जो अल्कलॉइड होता है उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो मेनली मेयर टेस्ट होता है, ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट होता है, वेगनार टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका हैंगर टेस्ट होता है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो एक जो भी जितने भी टेस्ट है ना, देखो जो कोग्नोसी वाला पार्ट है उसमें टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
टेस्ट और उसका कौन सा कलर दे रहा है। तो ये चीजें आप एक जगह लिख के रखो, और जो भी अल्कलाइड वगैरह है और उसका आप क्लासिफिकेशन याद करके रखो, क्योंकि वो मेनली क्लासिफिकेशन दे देंगे, उससे एग्जांपल आपको पूछ देंगे। तो ये यही सब मेन चीजें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप उसको एक जगह याद करके एक चार्ट बना के रखो, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कर सको, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि विनका एल्कोलाइड। जो विनका अल्कलाइड होता है उससे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, विनपिस्टिन, विनब्लास्टिन। और जो दोनों यूज होते हैं वो एंटी कैंसरस यूज में यूज होते हैं, है ना। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ इंडोल अल्कलाइड। देखो मैंने अभी बोला ना, जो इंडोल अल्कलाइड होता है उसका एग्जांपल क्या है, तो उसमें इर्गोट और नक्समोमिका आते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या क्या आता है, तो मेनली डिजिटलिस, हिस्टोपैंथस, मेनली और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो अब इसको एक जो भी क्लासिफिकेशन आप उसको याद करके रखो। नेक्स्ट है पेल कैटेचू केमिकल टेस्ट। जो पेल कैटेचू होता है उसमें जो केमिकल टेस्ट होता है कौन सा होता है, तो उसमें गैम्बियर फ्लोरेसिन टेस्ट होता है। एक कैटेचू मतलब होता है कत्था, वही जो पान में लगाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखो कि गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रॉल्फिया। जो रॉल्फिया होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो उसको जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो रॉल्फिया सर्पेंटिना होता है। ये मेनली बिलोंग करता है एपोसाइनेसी फैमिली से, ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है ओपियम। ओपियम हुआ है भाई मुन्ना भैया वाली। ओपियम का सोर्स क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। तो बस इतना ही। और नेक्स्ट चलते हैं क्या है। चलो भाई नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड क्लिनिकल फार्मेसी से है। यहाँ क्या है कि नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है 7.4। और किसके आइसोटोनिक होता है, तो ये 0.9% NaCl के आइसोटोनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर्मल पीएच ऑफ एन एडल्ट, सॉरी नॉर्मल बीपी ऑफ एन एडल्ट। जो नॉर्मल बीपी एडल्ट का कितना होता है, तो 120/80 mmHg, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। और विटामिन डी डिफिशियंसी, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सा रोग होता है, तो मेनली जो बच्चे हैं उनमें रिकेट्स होता है, ठीक है। और जो बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जवान है, उनको मेनली ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया का मतलब होता है कि बोन का सॉफ्ट होना, तो उससे ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनली जब एक फीमेल है ना, उसकी जब एज बढ़ने लगती है तो उनमें ऑस्टियोमेलेसिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो बॉडी है उसमें लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है ना। और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ दे कि कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है इन द बॉडी में, तो स्किन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबको डोनेट कर सकता है, तो वो नेगेटिव, है ना। वो नेगेटिव सबको डोनेट कर सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये भी पॉजिटिव, है ना। कह रहा है कि नंबर ऑफ बोन इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, तो 206 होते हैं। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें मेनली 300 से ज्यादा ही रहते हैं। जो बाद में धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं कार्टिलेज, पहले तो कार्टिलेज ही रहते हैं, धीरे धीरे जुड़ जुड़ के बोन बनने लगते हैं। तो एक एडल्ट जब होते हैं तो 206 हो जाता है। मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो मेनली नेफ्रॉन है, ठीक है। कह रहा है कि इटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इटियोलॉजी का मतलब है कि कॉजेस, किससे हम पता लगाते हैं कि किससे ये रोग हो रहा है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, टीबी। चलो भैया ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी अच्छे से करा सकें, और जो भी नए नए वीडियो आए आपकी तरफ जल्दी से पहुंच सके, है ना। तो बस इतना ही। बाकी आप हंसते मुस्कुराते रहो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, और अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। और भाई रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी करते रहो, है ना। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूलने लगोगे। अब भूलने लगोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो भाई फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आप बस रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और बस ऐसे ही डिसिप्लिन बना के रखोगे तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। चलो भाई, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो भैया।